Hello friends, good morning. So now in today's lecture we are here to discuss friction in solids. एक चीज़ की जो मैं आपसे आशा रखता हूँ वो है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने लॉज ऑफ मोशन के MCQs, उसका जो भी थियोरेटिकल डिस्कशन, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब कुछ आपने देखा होगा. स्पेशली वो वाला लेक्चर लॉज ऑफ मोशन में जहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे. अगर आपको वो लेक्चर अच्छे से आ गया है, अगर उसको सारे केसेस समझ में आ गए, अगर आपको चीज़ों को रिजॉल्व करने अच्छे से आता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, आई मीन इंक्लाइंड सरफेस पे जब आप बॉडी को रखते हो तो कैसे चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है, वो सब कुछ अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आपको फ्रिक्शन इन सॉलिड्स जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो समझ में आने वाला है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल आर गुड at free body diagram that we discussed in laws of motion. Having said that, let me start with today's lecture in which we are going to discuss friction in solids. काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, that if I talk about a body, okay, if I talk about a body, let us say it is a 5 kg body and this 5 kg body is kept on ground, okay, the 5 kg body is kept on ground. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन ओनली. वहाँ पर क्या हुआ था दैट इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, से इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन 5 kg बॉडी, ओके, अगर मैंने 5 kg बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ, एक कि बॉडी कहाँ पर जाएगा और दूसरा बॉडी कितने रेट से एक्सेलरेट करेगा. तो अभी आप क्या बोलोगे, सर ये 5 kg बॉडी है, इसको अब अगर आपने राइट में खींचा है तो डेफिनेटली बॉडी राइट में ही जाने वाला है. सो वेयर इज द मोशन गोइंग टू हैपन, तो आप बोलोगे कि मोशन इज हैपनिंग टू द राइट, राइट, मोशन इज हैपनिंग टू द राइट. अब अगर मोशन राइट में हो रहा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. नाउ टेल मी, अगर आपको याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. नाउ टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज हाउ मच, 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास ऑफ द बॉडी कितना है, 5 kg, इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है वो मुझे ढूंढना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2. तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इसी क्वेश्चन में अब अगर सपोज 10 न्यूटन यहाँ पर होता और अगर लेट अस से 4 न्यूटन पीछे होता, तो आप नेट फोर्स को क्या लिखते, आप लिखते 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6. तो यहाँ पर होता 6 इज इक्वल टू 5 है, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाता 6/5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी नो कि इस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, राइट. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एंड नेट फोर्स कैसे निकालना होता है वो हमें पता है. फॉर एग्जांपल अगर इस 4 न्यूटन के फोर्स का डायरेक्शन इधर होता, इधर मतलब किधर, टुवर्ड्स राइट, वेल इन दैट केस आप क्या लिखते, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और नेट फोर्स कितना 10 + 4. पिछली बार आपने सबट्रैक्ट किया क्योंकि डायरेक्शन उल्टा था, इस बार आप ऐड करोगे क्योंकि इनका दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दिस इज 10, दिस इज 4, तो ये कितना होगा 10 + 4 विच इज़ 14. और अब आपका एक्सेलरेशन कितना होता 1.4, आई मीन सॉरी 14/5, 14/5 हो जाएगा 2.8, राइट. 15 2s आर 5 2s आर 10 4, या एक्सेलरेशन कितना हो जाता 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बेसिकली व्हाट आई मेंट इज, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. what you need to have is what you just need to find out the net force acting on the body, and net force को आप क्या करते हो, मास से डिवाइड करते हो, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है. लेकिन रियल लाइफ में ये सब नहीं होता. रियल लाइफ में when 5 kg body is pulled with a force of 10 न्यूटन to the right, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. in real life when the 5 kg body is pulled with a force of 10 न्यूटन on the right, तो ये नेट फोर्स कभी भी 10 नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा,
5 kg के इस ब्लॉक के बीच में और इस ग्राउंड के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा। रियल लाइफ में उन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के वजह से व्हेन द 5 kg बॉडी वांट्स टू मूव टू द राइट, उसको थोड़ा सा अपोजिशन आएगा एंड इस 5 kg के बॉडी को उस अपोजिशन को ओवरकम करना पड़ेगा एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। सो बेसिकली फ्रिक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वन बॉडी, ओके, व्हेन वन बॉडी tries to slide with respect to the other body, I mean when 5 kg body wants to move with respect to ground, तो 5 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा। जैसे आपके इस हाथ को और इस हाथ को अगर मैं रब करता हूँ तो इन दोनों हाथों के बीच में भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। जब मैं अपने हाथ को इस बोर्ड के साथ रब करूँगा तो मेरे हाथ और बोर्ड के बीच में भी क्या है? फ्रिक्शन। हमें उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आई मीन हमें उस फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम पढ़ेंगे, ओके, दिस वी विल डिस्कस। लेकिन बिफोर वी कैलकुलेट फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ मान लो मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ कि 5 kg के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है एंड वो फ्रिक्शन है फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन। यहाँ पर देर इज सम फ्रिक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज हाउ मच? टेल मी। 2 न्यूटन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज हाउ मच? 2 न्यूटन। तो अब वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन। ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 2 न्यूटन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फ्रिक्शन का एरो लेफ्ट में क्यों दिया? ध्यान से सुनना, मैंने फ्रिक्शन का जो एरो है वो लेफ्ट में क्यों दिया? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एज इन 99% केस में फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन 99% केस में मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सोचो, 5 kg के ब्लॉक को आपने 10 न्यूटन से राइट में खींचा। इसको मैं राइट में खींच रहा हूँ, इसको मैं राइट में खींच रहा हूँ, मतलब 5 kg का बॉडी जाना चाहता है राइट में। अगर ये 5 kg का बॉडी राइट में जाना चाहता है तो फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट में, क्योंकि फ्रिक्शन तो चीज़ों को रोक रहा है ना। तो अगर ये बॉडी राइट में जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर आएगा? 2 न्यूटन से लेफ्ट में। अगर ऐसा होता, अगर कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, लेट अस से 10 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया इधर, आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन टू द लेफ्ट। ठीक है, मैं 10 न्यूटन किधर अप्लाई कर रहा हूँ? टू द लेफ्ट। मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं 5 kg को आपके लेफ्ट में धक्का दे रहा हूँ, तो 5 kg का बॉडी फिर किधर जाना चाहता है? डेफिनेटली अगर मैं लेफ्ट में धक्का दूंगा तो उसको मोशन भी कहाँ पर करना है? लेफ्ट में ही करना है, राइट? उसको मोशन भी कहाँ पर करना है? लेफ्ट में ही करना है। सो इफ दिस बॉडी वांट्स टू गो टू द लेफ्ट, 10 न्यूटन से 5 kg को आपने लेफ्ट में धक्का दिया तो ये बॉडी को लेफ्ट में जाना है। अब अगर इस बॉडी को लेफ्ट में जाना है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा मतलब क्या? अब फ्रिक्शन आएगा टू द राइट। ठीक है, अब फ्रिक्शन आएगा टू द राइट। सो फ्रिक्शन इज टू द राइट, फ्रिक्शन इज टू द राइट। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2 न्यूटन। तो सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां पर? ऑलवेज मोशन को अपोज करता हुआ। अगर मोशन होना चाहता है राइट में तो फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट में, अगर मोशन होना चाहता है लेफ्ट में तो फ्रिक्शन आएगा राइट में। एंड वंस यू नो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, अब वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या यूज करना है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एंड एफ नेट मतलब हमेशा की तरह, अभी देखो 10 न्यूटन किधर है? लेफ्ट में। फ्रिक्शन कितना है? 2 न्यूटन राइट में। सो नेट कितना हो गया? 10 - 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन ए, 10 - 2 इज 8, 8/5 is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है
ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो नाउ वी नीड टू लर्न कि फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और एक बार आप फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना सीख गए तो आपका ये पूरा टॉपिक फ्रिक्शन इन सॉलिड्स बहुत ही ईजीली हो जाएगा। सो नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन। ओके, सो अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल अगर आपको समझ गया तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पर देयर इज़ अ हैवी बॉडी, अ वेरी वेरी हैवी बॉडी, लेट अस से 100 kg का एक बॉडी है, ठीक है, 100 kg का एक बॉडी है। द बॉडी इज़ केप्ट ऑन ग्राउंड, ओके, द बॉडी इज़ केप्ट ऑन ग्राउंड। ओके, जाहिर सी बात है अगर 100 kg के बॉडी को अगर आपने ग्राउंड पे रखा तो 100 kg के बॉडी और ग्राउंड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही। इस फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है आई डोंट नो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू लर्न नाउ। अब मान लो, ठीक है, मान लो मैंने आपको फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर एक लड़का है जो इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, एक लड़का इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, ठीक है, एंड इस लड़के ने ताकत लगाया 50 न्यूटन, इस लड़के ने ताकत लगाया 50 न्यूटन। तो देयर इज दिस बॉय हु इज ट्राइंग टू पुश द 100 kg ब्लॉक विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड आई सी दैट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक एग्जांपल अगर आपको समझ गया तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा फ्रिक्शन इन सॉलिड्स का। तो 100 kg का एक ब्लॉक है, 100 किलो, काफ़ी हैवी होता है ये ब्लॉक। इस ब्लॉक को ये लड़का राइट में पुश कर रहा है और कितनी ताकत लगाई उसने, 50 न्यूटन से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हुआ। सवाल ध्यान से मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना, ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हुआ। इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। ऐसा क्यों, थोड़ा सा सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक डज नॉट मूव, अगर ब्लॉक मूव नहीं हुआ मतलब ये फ्रिक्शन 50 का ही होगा। ऐसा क्यों, फ्रिक्शन इसलिए 50 का होगा क्योंकि लड़के ने ब्लॉक को 50 न्यूटन से धक्का दिया। अगर ये 50 न्यूटन है तो डेफिनेटली किसी और 50 ने इस 50 को कैंसिल किया होगा, तो ही ये 50 और ये 50 एक दूसरे को कैंसिल कर गए और ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ। ओके, ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ। अगर फ्रिक्शन 50 से कम होता, लेट अस से अगर फ्रिक्शन होता 40, अगर फ्रिक्शन 40 होता फिर क्या हो जाता, इसने इसको पुश किया 50 से, फ्रिक्शन तो खाली 40 का ही है, तो 50 टू द राइट 40 टू द लेफ्ट, नेट फोर्स कितना हो जाता, 10। और अगर नेट फोर्स 10 होता तो आप यूज़ क्या करते, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स होता 10, मास कितना है बॉडी का 100 इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बट मैंने आपको क्या बोला, तो द ब्लॉक डज नॉट मूव। ब्लॉक डज नॉट मूव का मतलब क्या कि इस 50 को किसी और 50 ने कैंसिल किया होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इस 50 को किसी और 50 ने कैंसिल किया होगा। ठीक है, मैं ब्लॉक को थोड़ा सा हैवी कर लेता हूँ, लेट अस से दिस इज 1000 kg, ठीक है, ओके। अब ये लड़का क्या किया, ये अकेला तो पुश नहीं कर पाया, तो ये अपने साथ और एक दोस्त को लेकर आया, तो अभी इसका दोस्त भी आ गया यहाँ पर और ये भी धक्का दे रहा है। तो अब ये दोनों जन मिल के इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं एंड मान लो दोनों जन का मिला के जो ताकत आया वो 150 न्यूटन आया। ठीक है, दोनों जन का जो मिलाकर ताकत है, पहले ये अकेला पुश कर रहा था कितने से, 50 से, अब ये और ये दोनों जन मिल के पुश कर रहे हैं कितने से, 150 से। और मैं बोल रहा हूँ कि जब दो लड़के लोग आ गए, ब्लॉक स्टिल डज नॉट मूव, मतलब ये ब्लॉक अभी भी नहीं हिला का मतलब क्या है कि इस 150 को भी किसी और 150 ने कैंसिल किया होगा, तो डेफिनेटली वो 150 कौन होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब कितनी हो गई, 150 न्यूटन हो गई। अब सोचो अगर ये 150 ना होता और अगर ये सिर्फ और सिर्फ 50 बना रहता पहले की तरह, अगर ये सिर्फ 50 होता, इन दैट केस क्या हो जाता, इन दोनों ने मिलकर ताकत लगाई राइट में 150 न्यूटन से, फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन का, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, टेल मी,
अगर आप यूज़ करते एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, टेल मी द नेट फोर्स का वैल्यू। इधर 150 और ये फ्रिक्शन कितना 50, तो 150 और 50 नेट फोर्स कितना हो गया 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन कितना हो जाता 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्या ऐसा हुआ नहीं, मैंने आपको क्या बोला, द ब्लॉक स्टिल डज नॉट मूव, द ब्लॉक स्टिल डज नॉट मूव का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों ने मिलके 150 न्यूटन का फोर्स लगाया राइट में, तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया होगा 150 हुआ होगा, एंड ये 150 आपस में हो गए कैंसिल, एंड इस 150 ने इस 150 को कैंसिल कर दिया, इसके लिए आपका ब्लॉक डिड नॉट मूव अभी भी, ठीक है। दोनों जन मिलके भी ब्लॉक को नहीं हिला पाए, कोई बात नहीं। अभी अपने साथ एक तीसरे दोस्त को लेकर आए जो थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है। अब ये तीनों ने मिल के धक्का दिया, इसने और इसने, इन तीनों ने मिल के धक्का दिया, एंड अब इन तीनों का मिल के जो ताकत है दैट पावर इज 300 न्यूटन। इन तीनों ने मिल के जो ताकत लगाई वो कितना है 300 न्यूटन। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब तीनों ने मिल के धक्का दिया ना, ब्लॉक स्टिल डज नॉट मूव। तीनों ने मिल के ताकत लगाई, कितने से 300 न्यूटन से, ब्लॉक अभी भी नहीं हिला। कहना इसे, इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया होगा 300 न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ताकत लगाई 300 न्यूटन टू द राइट, फ्रिक्शन ने अपना वैल्यू कितना कर लिया 300 न्यूटन टू द लेफ्ट, और ये 300 ने इस 300 को कैंसिल कर दिया और ये ब्लॉक अभी भी नहीं हिला। तो आप एक चीज़ को समझो, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ना वो हमेशा कैसी होती है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू। सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन अपनी खुद की वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता है। कैसे? जब एक ही लड़का धक्का दे रहा था, एक ही लड़का, अगर आपको एग्जांपल याद है, जब ये अकेला था तो इसने 15 न्यूटन से धक्का दिया, तब फ्रिक्शन भी इतना था 50 था, इसकी 50 ने फ्रिक्शन के 50 को कैंसिल कर दिया और ये ब्लॉक हिला नहीं। फिर ये अपने एक दोस्त को लेकर आया, दोनों जन मिलकर कितना ताकत लगा रहे थे 150, तो जब इन दोनों का ताकत हो गया 150 तो फिर इसका भी ताकत कितना हो गया 150, तो ये 150 ने इस 150 को कैंसिल कर दिया और अभी भी ब्लॉक नहीं हिला। अब ये तीनों जन मिलकर आए तो तीनों ने मिलकर कितना ताकत लगाया 300 न्यूटन लगाया, बट अभी भी ब्लॉक नहीं मूव हुआ। मतलब क्या? मतलब फ्रिक्शन की भी वैल्यू कितनी हो गई रहेगी 300 न्यूटन हो गई होगी। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ दे गेट वन मोर फ्रेंड, और ये चारों जन मिल के धक्का दे रहे हैं, एंड लेट अस से इन चारों जन का मिला के जो पावर है, वो है 500.0001 न्यूटन। कितना है? 500.0001 न्यूटन। एंड जब चारों जन ने मिल के ताकत लगाई, मैं बोल रहा हूं द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड मूविंग। जब चारों जन ने मिल के ताकत लगाई, कितने फोर्स से? 500.0001 न्यूटन की ताकत एक साथ जब लगी, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हुआ मूव होने का, जस्ट स्टार्ट हुआ। मतलब क्या? अब आपके फ्रिक्शन की वैल्यू हो चुकी होगी मे बी 500 न्यूटन। आर यू गेटिंग मी? तो इनका सबका मिला के कितना 500.0001 न्यूटन, और फ्रिक्शन सिर्फ कितना हो पाया 500 न्यूटन हो पाया। अगर फ्रिक्शन भी इतना हो पाता 500.0001 न्यूटन, तो इस बार भी इस फोर्स ने कैंसिल कर दिया होता और ब्लॉक मूव नहीं हुआ होता, बट ऐसा नहीं हुआ। ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हुआ मूव होना। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग तो है, वो अपने आप को बढ़ा सकता है बट एक लिमिट तक, और इस केस में वो लिमिट कितना है? इस केस में वो लिमिट है 500 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू खुद को 500 न्यूटन से ज़्यादा नहीं कर पाई, और ये जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन की, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन खुद को इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं कर पाता, एंड दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज एफ मैक्स। एस क्यों? एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक। अब ये देखो, यहां पर आने से पहले
ओके, ये 500 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो वेरिएबल वैल्यू है। मतलब जब एक लड़का था तो फ्रिक्शन कितना था 50, जब 2 लड़के हुए तो फ्रिक्शन हो गया 150, जब 3 हो गए तो फ्रिक्शन हो गया 300, जब 4 हो गए तो फ्रिक्शन बढ़ते 500 तक हो पाया, लेकिन 500 से वो ज़्यादा नहीं हो पाया। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू, राइट। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू। ऑल्सो जब आपने फोर्स लगाया एक लड़के का 50, तो क्या ये बॉडी हिला, नहीं, तो इसको मैं बोलूंगा एफ का मतलब क्या होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये 150 वाला भी क्या है, स्टैटिक, इधर भी बॉडी हिला नहीं। 300 भी क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब क्या, जब आपने 50 न्यूटन का ताकत लगाया तो इसने भी खुद को 50 कर लिया, तो ये 50 पे बॉडी हिलता तो नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। 150 भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 300 भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 500 भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट 500 हैपेंस टू बी द स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको मैंने यहां पे लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इसको मैं लिखूंगा एफएस मैक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, एफएस मैक्स। मतलब आपका फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि यहां पर मान लो और एक लड़का आ गया, इन पांचों ने मिलकर ताकत लगाई, एंड मान लो इन पांचों की जो ताकत है वो है 700 न्यूटन। उन पांचों की मिलकर ताकत कितनी है, 700 न्यूटन। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये फ्रिक्शन भी 700 हो पाएगा? द आंसर इज नो, फ्रिक्शन 700 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, बट एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद वो अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। एंड इन दिस एग्जाम्पल वो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 500 न्यूटन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिटन एज एफएस मैक्स। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 500 से नहीं बढ़ेगी। अब इन पांचों ने मिलकर कितना फोर्स लगा दिया, 700। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 500 है। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ इफ आई अप्लाई नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स कितना है, टेल मी। नेट फोर्स होगा 700 टू द राइट। ये पांचों मिलके राइट में धक्का दे रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब क्या, अगर इन पांचों की ताकत लग रही है राइट में, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 500। तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया, 700 माइनस 500 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1000 इंटू एक्सेलरेशन ए, 1000 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो 700 माइनस 500 मतलब क्या, 200 इज इक्वल टू 1000 इंटू ए। ये दोनों जीरोज यहाँ पर कैंसिल हो गए। 2/10 मतलब 0.2। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। सिर्फ आपको ये एक नया टर्म आ गया, एंड व्हाट इज दिस 500? दिस 500 इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, एंड द फॉर्मूला to find out the maximum value of friction is equal to mu s into n. Okay, the formula is what, tell me, mu s into n, where mu s is called as coefficient of static friction. Mu s is called as what, coefficient of static फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कई सारे बुक में इस एफएस मैक्स को नाम दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। हम लोग इस पूरे चैप्टर में आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस एज व्हाट, एफएस मैक्स। बट किसी किसी बुक में एफएस मैक्स को क्या लिखा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या, फ्रिक्शन की इस वैल्यू को तुम यहां तक लिमिट कर सकते हो, 500 न्यूटन के फोर्स तक ये फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा सकता है, तो ये उसकी लिमिट हो गई। इसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। आर यू गेटिंग इट? सो किसी किसी बुक में एफएस मैक्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा जाता है, बट हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एफएस मैक्स। और ये चीज़ समझो, ये जो तीनों वैल्यू है, 50 न्यूटन, 150 न्यूटन एंड 300 न्यूटन, ये भी आपके फ्रिक्शन के ही वैल्यू है, बट दीज वैल्यूज आर ओनली एफएस, एफएस फ्रिक्शन स्टैटिक। और ये कौन सी वैल्यू है, एफएस मैक्स की वैल्यू है। आर यू गेटिंग इट? ये कौन सी वैल्यू है, एफएस
मैक्स की वैल्यू है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना एफ एस मैक्स के लिए म्यू एस एन, दिस इज ओनली फॉर द फाइनल वैल्यू। इन तीनों के लिए तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, बिकॉज ये तीनों तो वेरिएबल है ना। अब इसने ताकत लगाया 50 का तो ये भी हो गया 50, अगर दोनों ने मिलकर ताकत लगाया 150 का तो ये भी हो गया 150, तीन लोग ने मिलकर ताकत लगाई 300 का तो इसने भी खुद का वैल्यू क्या कर लिया 300 न्यूटन। तो पहले इनिशियली तो ये सब कुछ सेल्फ एडजस्टिंग है, इनफैक्ट ये भी सेल्फ एडजस्टिंग है, बट ये सेल्फ एडजस्टिंग का मैक्सिमम वैल्यू है। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू is having a formula mu s n, but these three don't have any formula, and because they don't have any formula we will call it as what fs, which are variable, ठीक है। and then eventually we are going to use what formula, f net is equal to ma। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद MCQs। इसमें थियोरी कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, हम लोग 5 या 6 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए तो फिर आपका चैप्टर हो गया, ठीक है। आई मीन ये अगर आपको समझ में आ गया तो वैसे ही आपका चैप्टर हो गया। बट स्टिल लेट मी गिव यू सम इलस्ट्रेशंस, यू नो, सम प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बनकर आएंगे, और अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप सारे MCQs खुद से ही निकाल लोगे। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। जैसे एग्जाम्पल 1, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। एक बॉडी दिया है, सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, जिसको आपने ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है। अब देखो डेटा कैसे दिया जाता है। इट्स अ 5 kg बॉडी, ओके, इट्स अ 5 kg बॉडी, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 kg बॉडी और ग्राउंड के बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन का स्टैटिक वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.4, ओके, उसका वैल्यू कितना है 0.4। मतलब आपके ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है 0.4। फाइन। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से पुश किया, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से पुश किया, मैंने कितनी ताकत से पुश किया, मान लो 10 न्यूटन से, मान लो मैंने उसको कितने से पुश किया 10 न्यूटन से। अब आपको ये पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, what is the acceleration of the block and what is the friction acting on the block। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 kg का बॉडी है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 0.4। मैंने 5 kg के बॉडी को 10 न्यूटन से पुश किया राइट में। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, दैट इज माय क्वेश्चन। अब देखो पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एज इफ फ्रिक्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन होता लॉज ऑफ मोशन का, तो आप क्या करते, इन दैट केस मैं लिखता एफ नेट बराबर है में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है कितना 10 न्यूटन, बॉडी का मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का होता तो, अभी नहीं, अगर होता तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मैं लिखता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 0। अरे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में तो फ्रिक्शन लिया ही नहीं ना। हाँ, बट ये क्वेश्चन वैसा है नहीं, ये क्वेश्चन है अपना फ्रिक्शन के साथ, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 0.4। तो फ्रिक्शन का अगर आपको वैल्यू दिया है तो सबसे पहले आपको फ्रिक्शन का एरो बनाना पड़ेगा, फ्रिक्शन का एरो बनाना पड़ेगा। लेट अस सी, व्हेन यू पुश 5 kg विथ 10 न्यूटन टू द राइट, ओके, व्हेन यू पुश 5 kg विथ 10 न्यूटन टू द राइट, 5 kg का बॉडी डेफिनेटली राइट में जाने की कोशिश करेगा। तो 5 kg wants to go to the right, 5 kg wants to go to the right, and when 5 kg wants to go to the right, फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन विल बी इन द लेफ्ट। ऐसा क्यों? अरे मैंने आपको इसके पहले बताया ना, फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज, फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज। तो मतलब व्हेन 5 kg wants to go to the right, फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में, फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट में, मतलब ये जो एरो है ये आएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या आएगा आपका
फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज हाउ मच, 0.4। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 4/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। 5 kg का नीचे वेट क्या आएगा, 5 kg का नीचे वेट आता है कितना, 50 न्यूटन ना, अरे 5 इंटू जी 50, और ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और डेफिनेटली ये बॉडी ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाला, ऊपर नीचे नहीं जा रहा मतलब क्या, n और 50 दोनों इक्वल है। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, टेल मी, 50, राइट। आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 50। तो ये 0 इस 0 के साथ कट हो रहा है, 4 5 जार 20 न्यूटन। मतलब आपके फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आपके फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन। मतलब अगर इस 5 kg के ब्लॉक को राइट में हिलाना है तो मिनिमम 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अरे क्योंकि एफ एस मैक्स तो 20 है ना। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब 4-5 लड़के लोग मिलकर धक्का दे रहे थे, उस ब्लॉक पे मैक्सिमम वैल्यू कितना था फ्रिक्शन का, 500 न्यूटन था। मतलब क्या, अगर आपको वो ब्लॉक को हिलाना है तो मिनिमम 500 न्यूटन देना पड़ेगा। उसके नीचे का कोई भी वैल्यू होगा तो ब्लॉक तो हिलने ही नहीं वाला। जैसे पहले वो लड़का आया था, 50 न्यूटन से धक्का दिया, ब्लॉक नहीं हिला। फिर 2 जन ने मिलकर 150 का न्यूटन धक्का दिया, फिर भी ब्लॉक नहीं हिला। फिर 3 जन ने मिलकर 300 न्यूटन का धक्का दिया, फिर भी ब्लॉक नहीं हिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इफ यू वांट दिस ब्लॉक टू मूव टू द राइट, आपको मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 20 न्यूटन चाहिए। अब इस एग्जांपल में आपने फोर्स कितना दिया है, 10 न्यूटन का दिया है। तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरा 20 और यहां पर मैंने धक्का कितना दिया है, 10 न्यूटन का, तो डेफिनेटली क्या ये ब्लॉक हिलेगा? द आंसर इज नो। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर सोल्यूशन में, मैं लिखने वाला हूं द 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव। पहले मैं क्या लिखूंगा, द 5 kg block will not move because the 5 kg block will not move because the maximum value of friction is 20 Newton. Therefore, if we want to move the block minimum of 20 न्यूटन is required। क्या लिखा है मैंने यहां पर, if we want to move the block, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक हिले, मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, मिनिमम 20 न्यूटन। अब तुमने कितना अप्लाई किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? द आंसर इज नो। इसलिए मैंने क्या लिखा, द 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव, द 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, तो अगर मूव ही नहीं हो रहा, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? इट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अरे ब्लॉक जब हिल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन किस बात का? फाइन। नेक्स्ट क्या है, What is the friction acting on the block? What is the friction acting on the block? अगर आपको याद है, फ्रिक्शन का वैल्यू कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। यहां पर आपने कितना अप्लाई किया, 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन ने भी खुद का वैल्यू कितना कर लिया होगा, 10 न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है वो वाले एग्जाम्पल में, जिधर इसके पहले वाले जहां पर हमने 1000 किलो का ब्लॉक लिया था, जब एक लड़का था उसने 50 न्यूटन का फोर्स दिया था, तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया था, 50 न्यूटन का हो गया था। फिर जब 2 लड़के लोग आए तो उन्होंने 150 दिया, तो फिर फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 150 हो गया। फिर जब 3 लोग आए तो यहाँ पर 300 हो गया, तो फिर फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 300 हो गया। फिर जब 4 लोग आए तब यहाँ पर कितना था, 500.0001 न्यूटन, और फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 500 हो गया। तो दिस 500 इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एफ एस मैक्स। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, बट उसके पहले तो उसके वैल्यू बदले थे ना, पहले 50 था, फिर 150 था, फिर 300 था। सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टैटिक वैल्यू। यहां पर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का, तो फिर फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इट इज 10 न्यूटन।
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? इट इज 10 न्यूटन. यहां पर स्टूडेंट्स गलती क्या करके आते हैं, जैसे ही उनको पूछा जाता है कि फ्रिक्शन कितना है, वो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. अरे ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. आर यू गेटिंग इट? और आपने तो सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स डाला, तो फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली 10 न्यूटन एंड ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल 2 फिर क्या हो सकता था कि मैंने यहाँ पर 10 के जगह पे लेट अस से 15 न्यूटन अप्लाई किया. अब क्या होगा? अभी भी आप वही लिखोगे, द 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 20. तो तुमको 20 को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा. अगर तुम 20 को ओवरकम नहीं करोगे ये ब्लॉक हिलेगा ही नहीं. अब तुमने कितना फोर्स लगाया? सिर्फ 15 न्यूटन का. तो विल इट मूव? नहीं. तो क्या लिखा है मैंने? इफ वी वांट टू मूव द ब्लॉक मिनिमम ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड. तुमने कितना अप्लाई किया है? 15 न्यूटन. तो क्या ये ब्लॉक हिलेगा? नहीं. अगर ब्लॉक नहीं हिल रहा तो एक्सेलरेशन कितना? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन. व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? इस बार आपने 15 न्यूटन अप्लाई किया है, तो फिर फ्रिक्शन भी कितना होगा? 15. राइट. कैसे? यहां पर कैसा था पहले? इसका 50 तो ये भी 50, फिर ये 150 हुआ तो इसने भी खुद को 150 कर लिया. जब ये 300 हुआ तो इसने भी खुद को 300 कर लिया. उसी तरह जब यहां पर 10 था तो फ्रिक्शन ने खुद को 10 कर लिया. अब ये 15 है तो फिर फ्रिक्शन भी खुद को कितना कर लेगा? 15 न्यूटन कर लेगा. गेट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 में मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट अस से मैंने 18 न्यूटन अप्लाई किया. 18 न्यूटन. क्या ये ब्लॉक हिलेगा? अभी भी नहीं. आप वही लिखोगे, द 5 kg ब्लॉक विल नॉट मूव बिकॉज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? 20 न्यूटन. सो देयरफॉर इफ वी वांट टू मूव द ब्लॉक मिनिमम ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड. तुमने कितना अप्लाई किया है? 18 न्यूटन. जरूरत कितनी है? 20 की. तुमने अप्लाई कितना किया है? 18. तो क्या ये ब्लॉक हिलेगा? द आंसर इज नो. द ब्लॉक विल नॉट मूव. अगर नहीं मूव हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना? 0. फाइन. व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? दिस टाइम देखो, पहले ये 10 था तो इसने खुद को 10 कर लिया, फिर ये 15 हुआ तो इसने खुद को 15 कर लिया, अब ये 18 हो गया है तो ये भी खुद को कितना कर लेगा? 18 न्यूटन कर लेगा. एंड दिस टाइम द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज व्हाट? 18 न्यूटन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज व्हाट? 18 न्यूटन. एंड अब अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है दैट ये जो फोर्स है उसको कितना कर लिया जाए? लेट अस से उसको कर लेते हैं 22 न्यूटन. कितना कर लेता हूं मैं? 22 न्यूटन. एग्जाम्पल 4, अगर इसको मैंने कर लिया 22 न्यूटन, अब क्या होगा? यहां पर आपने 22 न्यूटन अप्लाई किया, आपके फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन. तो आप क्या लिखोगे? द 5 kg ब्लॉक विल मूव. इस बार क्या आएगा? इट विल मूव. एंड रीजन क्या है? बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन एंड applied force is 22 न्यूटन. तो डेफिनेटली 22 इज ग्रेटर देन 20. राइट. 20 न्यूटन चाहिए अगर इसको हिलाना है. तो तुमने तो कितना डाला? तुमने तो 22 न्यूटन डाला. तो क्या ये हिलेगा? आंसर है हाँ. राइट. तो फिर यहाँ पे इसका तो निकल जाएगा ये लाइन. तो what is the statement now? Tell me. The statement is what? The 5 kg block will move because the maximum value of friction is what? Tell me. 20 न्यूटन and the applied force is 22. अब देखो, ये तुम्हारा ब्लॉक है. ठीक है. अगर मैं आपके ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, अगर मैं आपके ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ये क्या है? 5 kg. नीचे वेट कितना है? 50 न्यूटन है. तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा. अब तुमने फोर्स अप्लाई किया राइट साइड, कितना? 22 न्यूटन. तुमने फोर्स अप्लाई किया राइट साइड, कितना? 22 न्यूटन. फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट में. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 20. राइट. तो तुमने कितना अप्लाई किया? 22. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 20. तो डेफिनेटली ये बॉडी किधर जाएगा? बॉडी विल गो टू द राइट. मोशन है, मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. राइट. एक्सेलरेशन का लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज़ करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? नेट फोर्स आएगा 22 न्यूटन जो आपने अप्लाई किया माइनस 20 जो फ्रिक्शन की वजह से अपोज हो रहा है. मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो नहीं पता. सो 22 माइनस 20 इज हाउ मच? 2 इज इक्वल टू 5a. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2/5 एंड 2/5 इज 0.4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2/5 विच इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्वेश्चन अगर मैं बिना फ्रिक्शन के सॉल्व करता लॉज ऑफ मोशन में, तो आप क्या करते, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना होता, सिर्फ 22 होता, क्योंकि अगर लॉज ऑफ मोशन तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप क्या करते, 22 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो आपका एक्सेलरेशन कितना होता, 22/5, 4.4। बट बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन है, वो 4.4 की जगह पे सिर्फ कितना हो रहा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस। याद रखना मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 20 है, तो अगर तुमने 10 अप्लाई किया तो ये मूव नहीं करेगा, तो इधर 10 तो फ्रिक्शन भी 10, 20 जो आपने कैलकुलेट किया वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इधर 10 डाला तो फ्रिक्शन 10, इधर 12 तो फ्रिक्शन 12, इधर 15 तो फ्रिक्शन 15, इधर 18 तो इधर फ्रिक्शन 18। बट अगर इधर 25 हो गया तो फिर फ्रिक्शन 25 नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। Are you understanding? So this is how we can solve the basic questions of friction. Now let's have a look at some difficult questions of friction. So now let's have a look at some more questions. Like एक ऐसा question आ सकता है जैसे ग्राउंड दिया आपको, ठीक है, एंड ग्राउंड के ऊपर लेटर से यहाँ पर एक बॉडी रखा है, इट्स 2 kg बॉडी, एंड आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया इस तरह से, let us say you have applied a force of 10 न्यूटन, आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया एंड ये आपने अप्लाई किया है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। नाउ वापस 37 53 वाला ट्रायंगल, तो याद रखना ये ट्रायंगल आपको, let us say this is 37 डिग्री, this is 53 डिग्री, तो 37 डिग्री के सामने होता है वो होता है 3, 53 के सामने होता है वो होता है 4, और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस, ये हो जाता है आपका 5 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। देन लेट अस से इफ़ वी रिजॉल्व दिस इज 10 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 cos 37। ओके, अगर ये है 10 तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37, एंड हियर दिस विल बी इट, ये हो जाएगा 10 sin 37, राइट। अलॉन्ग द एंगल हो जाता है cos, अवे फ्रॉम द एंगल हो जाता है sin। तो जिसको रिजॉल्व कर लिया फिर उसको वहाँ से रब कर दो, वहाँ से इसको रब कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम विल बी व्हाट, ये आपका 2 kg बॉडी है, ठीक है, ये आपका 2 kg बॉडी है। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पर द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0.1, तो ये बॉडी, पहला सवाल क्या ये मूव करेगा, दूसरा सवाल अगर ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला सवाल, विल इट मूव, इफ़ यस तो फिर एक्सेलरेशन कितना है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो, सबसे पहले ये 2 किलो का बॉडी है, 2 किलो का बॉडी है मतलब नीचे वेट कितना हो गया, 2g मतलब कितना, 20 न्यूटन। ऊपर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, राइट, ऊपर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इस बॉडी को आगे कौन खींच रहा है, 10 cos 37। व्हाट इज 10 cos 37? cos 37 होता है 4/5, cos 37 होता है 4/5, 4/5 तो ये कितना हो गया, 8 न्यूटन। और ये क्या है, sin 37, sin 37 कितना होता है, 3/5, 3/5 मतलब ये कितना हो गया, 6 न्यूटन, राइट। ये हो गया 8, ये हो गया 6। तो अभी ये देखो 2 kg का बॉडी, 2 kg का बॉडी, नीचे कितना वेट हो गया 20, ऊपर हो गया नॉर्मल रिएक्शन। इसको आगे कौन खींच रहा है, आगे खींच रहा है 8 न्यूटन, आगे कौन खींच रहा है, 8 न्यूटन। ऊपर कौन खींच रहा है, 6 न्यूटन। तो यहाँ पर कौन है, 6 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कौन खींच रहा है, ऊपर 6 आगे 8। अब अगर ये बॉडी मूव हुआ भी तो कहाँ पर मूव होगा, डेफिनेटली अगर बॉडी मूव हुआ तो आगे जाएगा, और अगर बॉडी आगे जाएगा तो वेयर इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन। बॉडी के जाने के चांसेस किधर, आगे, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे। तो ये आ जाएगा आपका फ्रिक्शन, ये आ जाएगा आपका फ्रिक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देखो स्टेप, मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड एज एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जो क्या होता है एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस एन। म्यू कितना दिया है आपको, 0.1, म्यू कितना दिया आपको,
0.1 into n for normal reaction. Now I can't write that normal reaction is equal to 20. No, I can't write, क्योंकि ये 6 का भी कुछ तो फैक्टर होगा. तो बिफोर आई कैलकुलेट एफ एस मैक्स पहले मुझे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 2. स्टेप 2 के पहले मुझे करना पड़ेगा स्टेप 1. नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखो क्या आएगा. इतना तो साफ है ना कि ये 2 किलो का बॉडी ऐसा ऊपर हवा में नहीं उड़ने वाला और ना ही ये ग्राउंड तोड़ के अंदर घुसने वाला. तो ऑन वाई एक्सिस तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है. इक्विलिब्रियम मेंटेन मतलब क्या, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे. तो ऊपर कितना फोर्स है टेल मी, n+6 और नीचे कितना है 20. तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 20 - x मतलब कितना 14 न्यूटन. तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना है 14 न्यूटन. तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 14. तो ये 0.1 × 14 मतलब आपका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1.4 न्यूटन. ठीक है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1.4 न्यूटन. अब आपने खींचा कितने से 8 न्यूटन से. आपने 8 न्यूटन से खींचा. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ. ये फ्रिक्शन का एफ एस मैक्स कितना है 1.4 है. डेफिनेटली ये बॉडी आगे जाएगा. किसी बॉडी को तुम खींच रहे हो 8 न्यूटन से, उसको फ्रिक्शन से 1.4, तो बॉडी तो आगे जाने ही वाला है. अब तो पहला क्वेश्चन क्या है, विल इट मूव. आंसर क्या है, येस इट विल मूव. सिंपल सा लॉजिक क्या है, अरे मैंने खींचा 8 न्यूटन से, फ्रिक्शन कितना है 1.4, तो डेफिनेटली 8 इज ग्रेटर देन 1.4 और अगर ये बड़ा है तो बॉडी तो आगे जाएगा. फाइन. अब मुझे पूछा है कि अगर बॉडी आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है. एक्सेलरेशन निकालने मुझे आता है, राइट. एक्सेलरेशन निकालने मुझे आता है. कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, राइट. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 8 टू द राइट 1.4 टू द लेफ्ट, तो नेट कितना हो गया 8 - 1.4 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 2, एक्सेलरेशन ए. 8 - 1 इज 7, 7 - 0.4 इज 6.6 इज इक्वल टू 2a. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया एक्सेलरेशन. और फिर क्या बचा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है. तो फ्रिक्शनल फोर्स तो निकाल लिया ना मैंने 1.4 न्यूटन. इज दैट फाइन. तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन को किया जा सकता है सॉल्व. फाइन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन डिस्कस इज, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली धीरे धीरे ना इस क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को ही सिर्फ इंक्रीज करेंगे. एंड नाउ बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर एफ एस मैक्स, आई एम जस्ट रबिंग इट आउट. ठीक है, हमें पता ही होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन. सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखने के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है. तो आई एम जस्ट रबिंग दैट आउट. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि यू नो या ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं कि ऐसा एक टेबल है, ऐसा एक टेबल है, यहाँ पर ऐसे पुली है. Let's say this is 4 kg and this is 2 kg. अब 4 kg वाला बॉडी तो टेबल के साथ टच नहीं कर रहा, वो तो टच नहीं कर रहा, तो वहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है. यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ फ्रिक्शन है 0.3 न्यूटन. सॉरी, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.3. याद रखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ना कोई यूनिट नहीं होता. क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ना. ये भी फोर्स है तो ये कितना हो गया न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही होता है, तो ये भी न्यूटन. तो जब आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो इट इज फोर्स अपॉन फोर्स. तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस भी और यूनिट लेस भी है. फाइन. सो नाउ म्यू का वैल्यू कितना है 0.3. अब देखो इफ़ यू लुक एट 4 kg बॉडी, इफ़ यू लुक एट 4 kg बॉडी, तो नीचे फोर्स क्या है पहले, यहाँ पर ये फोर्स कितना है बताओ. नीचे उसका इसका खुद का वेट मतलब कितना 40 न्यूटन. ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा टेंशन, सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन. तो ये बॉडी को आगे भी कितना खींचा जाएगा टी से. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. 40 kg तो नीचे वेट कितना 40, ऊपर टेंशन टी, इधर टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी. नाउ इफ यू लुक एट 2 kg बॉडी, 2 kg बॉडी को अगर आप देखते हो, कैन आई से 2 kg बॉडी को राइट में खींचा जा रहा है टी के साथ.
अब अगर इसको राइट में खींचा जा रहा है तो वो राइट में जाने की कोशिश करेगा। अरे हाँ या ना, ये 2 kg बॉडी को राइट में खींचा जा रहा है विद द टेंशन ऑफ टी, तो ये राइट में जाने की कोशिश करेगा। अगर ये राइट में जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मोशन कहाँ पर हो सकता है, राइट में। और अगर ये मोशन राइट में हुआ तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में। तो देखो मैं फ्रिक्शन की एरो बना रहा हूँ लेफ्ट में। फ्रिक्शन हमेशा हम लोग बॉटम में दिखाते हैं क्योंकि वहीं पर होता है ना, ये बॉडी और ये बॉडी कांटेक्ट में किधर आएगा, इसी सरफेस पे। तो मैं फ्रिक्शन का एरो वहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपने इधर बीच में भी दिखा दिया तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ फॉर फ्रिक्शन। ओके, नाउ 4 kg बॉडी, डेफिनेटली ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि 4 kg बॉडी जा रहा है नीचे, मोशन हो रहा है नीचे। अब देखो अगर ये नीचे आएगा तो ये 2 kg को आगे ही जाना पड़ेगा, तो इसका मोशन होगा राइट में। और अगर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूँ ए, इसका भी एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूँ कितना, ए। नाउ इफ यू लुक एट 4 kg बॉडी, अगर मुझे इक्वेशन लिखने हो, व्हाट डू वी राइट, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, राइट। इक्वेशन क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। 4 kg पे कितने फोर्सेज आर देयर, 40 एन टी, 40 एन टी। इसमें बड़ा कौन, 40 और टी में बड़ा कौन, 40 वाला बड़ा। कैसे मालूम, अरे नीचे जा रहा है ना, तो जो नीचे जा रहा है वही वाला फोर्स भी बड़ा होगा, तो 40 बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, राइट। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, ये हो गया एक इक्वेशन। इसको देखते हैं, इस बॉडी को मोशन किधर हो रहा है, राइट में। मोशन अगर राइट में हो रहा है मतलब कौन बड़ा, टी बड़ा या फ्रिक्शन बड़ा, डेफिनेटली टी बड़ा। तो आप क्या लिखोगे, टी माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। एफ नेट 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या, एफ नेट मतलब क्या, टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। फ्रिक्शन क्या होता है बताओ, एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया है, म्यू एस दिया है 0.3, 0.3 मतलब क्या, 3/10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इधर देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 kg का नीचे वेट कितना आएगा, 20, और ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे, नीचे 20 ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो n कितना हो गया, 20 हो गया। तो n की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 20। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 3 2s आर 6 न्यूटन उसका फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस 6 इज इक्वल टू 2a। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर आपने दोनों को ऐड किया तो ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 6, 40 माइनस 6 कितना, 33, 4a 2a 6a। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 33/6, 33/6, 6 5s आर 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपके फ्रिक्शन का वैल्यू 6 न्यूटन। और ये जो फ्रिक्शन है वो किसके किसके बीच में, 2 kg के ब्लॉक और टेबल के बीच में। ये तो टेबल को टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन, जहाँ पर पुली ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे और एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे एक इंक्लिनेशन पे, लेट अस से 37 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक ब्लॉक रखा तुमने 2 kg का, और इधर फ्रिक्शन का वैल्यू था 0.5 फ्रिक्शन कितना है, 0.5। वही सारे क्वेश्चंस है। पहला, विल द बॉडी मूव, सेकेंड इफ यस तो एक्सेलरेशन कितना, और फिर फ्रिक्शन कितना। 3 सिंपल से क्वेश्चन है। 37 डिग्री इंक्लिनेशन पे 2 किलो का एक बॉडी रख दिया, बस। आप इस 2 किलो को किधर खींच नहीं रहे ना, इसको ऐसा नीचे खींचा, ऊपर इधर कुछ नहीं किया, बस ऐसे रख दिया। मुझे जानना है कि वो बॉडी फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो 2 kg ब्लॉक है ना, उसका नीचे वेट कितना होता है, 20 न्यूटन, राइट। नीचे वेट कितना होता है, 20 न्यूटन। बट हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस वेट को रिजॉल्व कर देते हैं।
एक होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक होता है पैरेलल टू द सरफेस, राइट। एक होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक होता है पैरेलल टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है कॉस कंपोनेंट, तो ये 2 kg, तो ये कितना हो जाएगा 2g cos 37। और पैरेलल टू द सरफेस जो होता है वो होता है साइन कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g sin 37, राइट। ये कितना हो गया 2g cos 37 और ये कितना हो गया 2g sin 37, ठीक है ना। व्हाट इज 2g cos 37? वापस वो डायग्राम अगर आपको याद है, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये होता है 5, ये होता है 3, ये होता है 4। टेल मी व्हाट इज sin 37? sin 37 कितना होगा, sin 37 3/5, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3/5। तो अगर आपने sin 37 यहाँ पर लिखा 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g इंटू 3/5, तो 5 2s are 10, 3 इंटू 2 6 2s are 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। और cos 37, व्हाट इज cos 37? cos 37 होगा 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 2g 4/5, तो ये 5 2s are 10, वापस 4 2s are 8, 2s are 16। ओके फाइन, तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये 2 kg को ये कंपोनेंट कितना है 16 और ये कंपोनेंट कितना है 12। अच्छा, अब इसका एक कंपोनेंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर, ऊपर क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ऊपर क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब बताओ एक बात बताओ, ठीक है, टेल मी वन थिंग, अगर 2 kg बॉडी स्लाइड हुआ तो डेफिनेटली नीचे ही स्लाइड होगा, तो इसके मोशन होने के चांस किधर है? अरे ये देखो, कोई भी बॉडी ऑटोमेटिकली ऊपर तो नहीं जाएगा, तो अगर ये स्लाइड हुआ तो नीचे ही स्लाइड होगा। अब अगर ये बॉडी नीचे स्लाइड हुआ तो इसके मोशन होने के चांसेस किधर है? नीचे। अगर मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन कितना होगा? ऊपर। अरे आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका मोशन हुआ, अगर ये स्लिप होता है तो डेफिनेटली नीचे ही स्लिप करेगा। अगर ये नीचे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन किधर है? ऊपर होगा, राइट। फ्रिक्शन किधर है? ऊपर होगा। इस फ्रिक्शन का आई वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। इस फ्रिक्शन का आई वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। टेल मी, स्टेप 1, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? Fs max विच इज इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस कितना है देखो जरा, म्यू एस है 0.5, 0.5 मतलब क्या 5/10 इंटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन है ये बराबर ये कितना 16, तो ये देखो जरा ये कितना हो रहा है 16 इंटू 5, 16 5 80, 80/10 मतलब कितना 8 न्यूटन। तो आपके फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 8 न्यूटन। इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 8 न्यूटन। अब अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू है 8, 2 kg के बॉडी को नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन लग रहा है, राइट। 2 kg के बॉडी को नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन लग रहा है। तो नीचे उसको कौन खींच रहा है? 12। ऊपर रोकने वाला फ्रिक्शन कितना है? 8। तो विल द बॉडी मूव? आंसर है यस, इट विल मूव। अरे भाई नीचे 12 है, ऊपर 8 है, तो ये तो मूव करेगा। फाइन। अब आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एफ नेट बराबर एम ए, राइट। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट नीचे कौन खींच रहा है? 12। ऊपर कौन खींच रहा है? 8। तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू एम ए। उसमें मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन ए। 12 माइनस 8 4 इज इक्वल टू 2 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना निकाल लिया? 8 न्यूटन। इज दैट फाइन? इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ वैल्यू, दैट इसी क्वेश्चन में अगर ये 0.5 की जगह पे 0.9 दिया होता, अगर ये 0.5 की जगह पे 0.9 दिया होता, तो तुम्हारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता? एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस अभी कितना हो गया? 9/10। कितना हो गया ये? 9/10। तो एक बात बोलो, 16 9s are 144, 144 अपॉन 10, तो एफ एस मैक्स कितना हो गया पता है? 14.4 न्यूटन। एफ एस मैक्स कितना हो गया? 14.4 न्यूटन। अभी एक बात बोलो, तुम्हारे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 14.4 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन है ये कितना आ गया? 14.4। ये मैक्सिमम वैल्यू है। जो है लेफ्ट में ऊपर,
बॉडी को स्लाइड कौन करा सकता है? 12। तो बॉडी को नीचे लाने वाला फोर्स कौन है? 12। और रोकने वाला फोर्स कितना है? 14.4 न्यूटन। तो क्या अब ये बॉडी हिलेगा? आप सोचो ना, नीचे 12 है, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 14.4 है। तो विल द बॉडी मूव? द आंसर इज व्हाट? विल द बॉडी मूव? अब आंसर क्या आएगा? नो। अच्छा, अब अगर बॉडी मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। ये तो पहले वाले का है ना, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो अब तुम्हारा बॉडी अगर मूव ही नहीं कर रहा, आर यू गेटिंग मी? इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग ओनली, देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो अभी सोचो, बॉडी को नीचे कितना है? 12। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 14.4। बट बॉडी मूव तो नहीं हो रहा ना, तो पीछे फ्रिक्शन भी कितना होगा? 12 ही होगा, राइट? अरे तो ये 12 को कैंसिल कर दिया। रिमेंबर द फर्स्ट एग्जाम्पल, 1000 किलो का जो ब्लॉक था, उसमें पहला लड़के 50 न्यूटन से धक्का दे रहा था, बट क्या ये ब्लॉक मूव किया? नहीं किया। तो ये 50, तो ये भी 50। फिर 2 लड़के लोग आए, दोनों ने मिलकर 150 पुश किया, बट स्टिल इट डिड नॉट मूव। मतलब क्या, ये 150 तो ये भी 150। फिर 3 लड़के आ गए, तो यहाँ पर हो गया 300। तो इसने भी खुद को क्या कर दिया? 300 न्यूटन कर दिया। तो जब तक ये नहीं हिलेगा तब तक ये अपने फ्रिक्शन का वैल्यू को क्या करता है? सेल्फ एडजस्ट करता रहता है। तो यहाँ पर भी तो ये नहीं मूव हो रहा ना, तो नीचे 12 तो ऊपर भी 12। अच्छा, अगर ये 13 होता तो ये भी खुद को कितना कर लेता? 13 कर लेता। अगर ये 14 होता तो ये भी खुद को 14 कर लेता। अगर ये 15 होता, बट ये खुद को 15 नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक बढ़ सकती है? 14.4 तक। तो एज ऑफ नाउ ये 12 तो वो भी 12। अगर ये 13 होता तो वो 13, अगर ये 14 होता तो वो 14, बट अगर ये 15 होता तो क्या वो 15 हो पाता? नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 14.4। बट एज ऑफ नाउ ये 12 है, तो पीछे फ्रिक्शन भी कितना होगा? 12 न्यूटन का ही होगा। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है? सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स दैट वी हैव डन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी MCQs, क्योंकि इसमें आज के ये लेक्चर के बाद अगला लेक्चर सीधा MCQs का ही शुरू होने वाला है, ठीक है? तो वी विल ट्राई टू हैव अ लुक एट कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो अब थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, एंड दोनों साइड इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव सीन सच क्वेश्चंस ऑलरेडी। लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे ऐसे वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, दैट लेट अस से ये वाला जो एंगल है दिस इज़ 37 डिग्री, और ये जो है वो है 53 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक है, दिस इज़ अ 3 kg ब्लॉक, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू पुली, और ये पास हो रहा है यहाँ पर, एंड लेट अस से दिस इज़ कनेक्टेड टू अ 4 kg ब्लॉक। तो इधर 3 किलो का ब्लॉक है, उधर 4 किलो का ब्लॉक है, ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं दोनों को। यहाँ पर इस जगह पर जो फ्रिक्शन है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है मान लो वो है 0.3 न्यूटन। एंड चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए मैं दोनों जगह पे फ्रिक्शन अलग अलग देता हूँ। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है 0.2 न्यूटन, ठीक है? दिस इज़ 3 kg, दैट इज़ 4 kg। 0.3 न्यूटन इधर फ्रिक्शन है, 0.2 kg इधर फ्रिक्शन है। आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा? अगर हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है? सो व्हाट विल वी डू नाउ? अब हमको पता है कि ये दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन पे। ऑन द इंक्लाइंड प्लेन व्हेनेवर वी रिजॉल्व द वेट, तो सरफेस से परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और सरफेस को पैरेलल जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये होगा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 3g cos 37, ठीक है? वापस वो ट्रायंगल, यहाँ पर 37, यहाँ पर 53, तो ये 3, ये 4, ये 5। cos 37, cos ऑफ 37 हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 3g, मतलब 3 × 10, और cos ऑफ 37 हो जाएगा 4/5, तो ये 5 2s are 3 2s are 6, 6 4s are 24 इधर हो जाएगा। एंड एक कंपोनेंट होता है पैरेलल कंपोनेंट होगा ये पैरेलल कंपोनेंट होगा 3g sin 37, 3g sin 37, sin 37 हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3g इंटू 3/5, तो ये 5 2s are 3 3s are 9 2s are 18,
तो इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रहा है 24, इस तरफ लग रहा है 18। अच्छा, ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या लगेगा पीछे के साइड पे, आई मीन राइट साइड पे क्या लगेगा? टेंशन। फाइन। इस ब्लॉक पे देखते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होता है? कॉस कॉम्पोनेंट, तो हो जाएगा 4g cos 53 डिग्री। cos 53 क्या होगा? cos ऑफ 53 3/5, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 इंटू 3/5, तो ये 2 से कट होगा, 4 3 सा 12, 2, ये हो जाएगा 24। एंड इधर हो जाएगा 4g sin 53, ठीक है, 4g sin 53। तो इफ इट इज़ 4g sin 53, sin 53 कितना होगा? टेल मी। sin 53 मतलब क्या? अपोजिट अपॉन दिस थिंग, तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 4/5, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 32। तो इसको नीचे कितना है? 32। ओके फाइन, एक बार देख लेते हैं। साइन ऑफ 53 मतलब क्या? 4/5, करेक्ट, 4/5, 5 2 10, 4 4 16 इंटू 2 32। फाइन। तो अब देखो, अच्छा इसको यहाँ पे टेंशन आएगा, इसको यहाँ पर टेंशन आएगा, इसको यहाँ पर टेंशन आएगा। अब अच्छा यहाँ पर टेंशन आएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है, दोनों के मैंने नॉर्मल रिएक्शंस को ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ यू विल हैव टू अज्यूम, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कोई भी एक डायरेक्शन। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लेता हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, इस 4 kg के ब्लॉक का डायरेक्शन हो रहा है नीचे, ये मैंने अज्यूम किया है। तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका मोशन किधर है? ऊपर है। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ए से, जो मुझे ढूंढना है। ये ऊपर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन होगा ए से, जो मुझे ढूंढना है। डेफिनेटली ये वाला एक्सेलरेशन सेम ही है। ओके, अब देखो थोड़ा सा सोचो, अगर 4 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर 4 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब 4 kg का मोशन हो रहा है नीचे, अगर 4 kg का मोशन हो रहा है नीचे तो उसमें फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर आएगा। तो ये क्या हो गया? उसका फ्रिक्शन। 4 kg का ब्लॉक वांट्स टू गो डाउन, तो उसका फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर। 3 kg का ब्लॉक अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसका फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे, तो ये उसका फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये उसका फ्रिक्शन आ जाएगा। इज दैट फाइन? अब यहाँ पर हम लोग वो सब नहीं देखेंगे कि क्या ये मूव होने वाला है, अगर हाँ तो फिर एक्सेलरेशन निकालो, नहीं, यहाँ पर मूव हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ इट इज़ मूविंग, तो यू डोंट नीड टू क्रॉस चेक, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स नाउ? अब अगर आप देखते हो 4 kg के ब्लॉक को, देखो 4 kg के ब्लॉक को, फोर kg ब्लॉक, तो अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो 4 kg ब्लॉक तो पहले आप ऐसे ड्रॉ करने वाले हो। 4 kg के ब्लॉक को इधर क्या है? इधर ये फोर्स है कितना? 24। ऊपर क्या है? ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन कितना? N2। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? 4 kg ब्लॉक, राइट। इधर कितना था? 4g cos 53, जो होता है 24। ऊपर क्या है? N2। 4 kg के ब्लॉक को नीचे क्या है? नीचे इस तरफ है 4g sin 53, जिसका मतलब होता है 32। और पीछे कौन है? पीछे दो लोग हैं, इसको एक टेंशन भी है और एक फ्रिक्शन भी है, तो मैं लिखता हूँ T प्लस फ्रिक्शन, राइट। मैंने क्या लिख दिया? T प्लस फ्रिक्शन। एक काम करते हैं, फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs मैक्स इज इक्वल टू क्या? म्यू एस इंटू एन, राइट। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस 4 kg के लिए म्यू एस कितना है? 0.3 मतलब ये कितना है? 3/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो 4 kg के ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है? N2, और N2 की वैल्यू क्या है? 24। ये कितना है? 24। सो 24 इंटू 3 72/10, 7.2 का फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना है? 7.2 का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T प्लस एफ, एंड T प्लस एफ मतलब क्या? T प्लस 7.2, ठीक है ना। इफ यू लुक एट 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक जा किधर रहा है? 4 kg ब्लॉक मैंने अज्यूम किया कि उसका मोशन नीचे है ना, मोशन नीचे है मतलब 32 बढ़ा या T प्लस एफ? डेफिनेटली 32 बढ़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा? टेल मी। एफ नेट बराबर एम ए, है ना, एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट मतलब क्या? ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ग्रेटर कौन है? 32 माइनस दिस इज व्हाट? T प्लस
7.2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 4 इंटू एक्सेलरेशन है तो 4 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस टी माइनस 7.2 बराबर 4a। 32 माइनस 7 होता तो 25, 25 माइनस 0.2 मतलब 24.8, तो ये कितना हो रहा है 24.8 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, इसको आप बोल दो इक्वेशन 1। ये मैंने किसको पढ़ा, ये मैंने पढ़ा 4 kg के ब्लॉक को। अब मैं पढ़ूंगा किसको 2 kg के ब्लॉक को, अब मैं पढ़ूंगा 2 kg के ब्लॉक को। तो 2 kg के ब्लॉक का भी हम लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब अगर आप 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 2 kg के ब्लॉक का अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो क्या आएगा, टेल मी। 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो अच्छा 2 kg नहीं सॉरी 3 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 kg, ओके। तो ये 3 kg का ब्लॉक, 3 kg के ब्लॉक को परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर नीचे कितना आ रहा है 3g cos 37 जिसका मतलब है 24, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है n1, इधर नीचे क्या है, इस तरफ है 3g sin 37 विच इज़ 18 एंड उसी तरफ फ्रिक्शन भी है। और ऊपर कौन है, ऊपर है टेंशन टी, ऊपर कौन है टेंशन टी, ठीक है। तो पहले मैं फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू कितना है, म्यू है 0.2 का मतलब कितना 2/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आएगा n1 और n1 कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2, 48/10 मतलब 4.8 न्यूटन। ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन। तो एक काम करता हूँ मैं F निकाल के क्या लिख देता हूँ 4.8 लिख देता हूँ, ठीक है 4.8 लिख देता हूँ, फाइन। उधर क्या है टेंशन है, ठीक है। 2 kg के ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। अगर मोशन ऊपर हो रहा है तो T बड़ा या 18 + F बड़ा, डेफिनेटली T बड़ा, ऊपर जा रहा है तो T बड़ा ना। तो आप क्या लिखोगे F नेट बराबर एम ए, राइट। यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, टेल मी F नेट इज इक्वल टू एम ए। और F नेट कितना है, डेफिनेटली कौन बड़ा होगा, यहाँ पर T बड़ा होगा, तो क्या लिखोगे यू विल राइट ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर फोर्स ऊपर है टेंशन, नीचे कितना है डायरेक्ट लिखता हूँ 18 + 4.8 मतलब कितना होता है ये 22.8, 18 और 4 22 ना, तो कितना हो जाएगा 22.8। तो दिस इज व्हाट T माइनस 22.8 इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ द बॉडी इज 3, एक्सेलरेशन A, और मैं इस चीज़ को बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा इक्वेशन 1, वो मेरा इक्वेशन 2। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेल मी। इफ़ आई ऐड 1 and 2, ऐड करता हूँ मैं अगर इक्वेशन 1 and 2 को, तो क्या आएगा बोलो। इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड किया तो इक्वेशन 1 कितना है, टेल मी। दिस इज 24.8 माइनस टी इज 4a, और ये कितना है t माइनस 22.8 इज इक्वल टू 3a। तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, आप कर रहे हो ऐड 24.8 माइनस 22.8 विच इज़ 2, राइट। 0.8 कट गया, 24 माइनस 22 हो गया 2 इज इक्वल टू वोट 4a, 3a कितना 7a। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ आप नोटिस करो, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन सोचा वो सही है, मैंने जो डायरेक्शन सोचा था वो कैसा है, सही है। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2/7, पुट a इक्वल टू 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन कोई भी इक्वेशन रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, मैं 2 में रख देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में रखा तो भी वही आंसर आएगा, तो कितना आएगा t माइनस 22.8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2/7, तो ये कितना हो जाएगा t माइनस 22.8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6/7। 6/7 का मतलब क्या होगा, चलो ये टेंशन कितना हो जाएगा 22.8 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, और 6/7 मतलब क्या 0.6 मतलब क्या 7 8 जार, ओके 7 8 जार 56, 7 8 जार 56 बन गया, बचा 4 40, 7 5 जार 35, तो 0.85 हो गया। तो आपका टेंशन का वैल्यू कितना आ रहा है, this is 5, 8 and 8 is 16 and 23.65 न्यूटन, ठीक है।
अगर कहीं पे कोई मैथमेटिकल एरर हो छोटा मोटा तो उसको इग्नोर कर देना. व्हाट आई मेंट इज बेसिकली हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ठीक है, डोंट बी बिहाइंड द एल्जेब्रा दैट आई एम यूजिंग हियर. हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इफ एट ऑल there is any mistake, just let me know when we meet in the Zoom lecture. But I want you all to understand this. ये important है ये, और उसके बाद ये important है, फ्रिक्शन निकालना important है. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं. यहाँ पर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है. एफ नेट इक्वल टू एम ए पहले किया हुआ है, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना और इसका वैल्यू उसमें डालना, ये तो 9th स्टैंडर्ड में करते आ रहे हो ना, जब से लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हो अलजेब्रा में. तो यहाँ पर अगर कोई एल्जेब्राइक एरर हो तो जस्ट इग्नोर दैट. व्हाट आई मेंट इज यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर आपको फ्रिक्शन के साथ सॉल्व करना हो तो. ठीक है, अभी और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, यू नो, वेर इन व्हाट वी कैन डू इज, एक बॉडी पे, ठीक है, एक बॉडी पे पहले एक फोर्स लगा के उस बॉडी को पुल करेंगे, फिर उसी बॉडी को उसी फोर्स से पुश करेंगे, एंड देन वी विल नोटिस कि पुश करने पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है या पुल करने पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है. तो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग अपने बुक पे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ बेटर, पुशिंग और पुलिंग. राइट डाउन, व्हाट इज़ बेटर, पुशिंग और पुलिंग. तो इन योर नोटबुक राइट अ हेडिंग एंड लिखो वहाँ पे व्हाट इज़ बेटर, पुशिंग और पुलिंग. ओके, व्हाट इज़ बेटर, पुशिंग और पुलिंग. ओके, नाउ देखते हैं. चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ 5 kg बॉडी, इसको मैंने ग्राउंड पे रखा, और लेट अस से यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है 0.3. सेम सेटअप यहाँ पर भी है. अगेन इट्स अ 5 kg बॉडी. ओके, इट्स अ 5 kg बॉडी. इसका फ्रिक्शन कितना है, 0.3. ओके, इसका फ्रिक्शन है 0.3, एंड इसको पहले मैंने पुश किया, पहले मैंने पुल किया. दिस इज पुलिंग, राइट. ये मैंने पुल किया, और फिर उसी बॉडी को हम लोग यहाँ पर पुश करेंगे. ये मैंने क्या किया, पुश किया. तो यहाँ पर दिस इज पुल एंड दिस इज पुश. ओके, पुल किया और फिर पुश किया. सेम बॉडी को सेम सरफेस पे सेम फ्रिक्शन के साथ सेम एंगल पे. ठीक है, सेम एंगल पे. टेल मी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये एंगल को मैं ले लेता हूँ 37 डिग्री. ये एंगल को मैंने ले लिया 37 डिग्री. और यहाँ पर भी इस एंगल को ले लेता हूँ मैं 37 डिग्री. तो एक बार 37 डिग्री पे पुल किया. लेट अस से द फोर्स अप्लाइड इज, ये जो फोर्स अप्लाइड है वो F है. ये फोर्स अप्लाइड है, ये भी कितना है, F. आपको इस बॉडी को क्या करना है, पुल करना है, जस्ट मूव करना है. ठीक है, आपको इस बॉडी को जस्ट मूव कराना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. हमको ये देखना है कि इस बॉडी को पुल करके जब मैं मूव करूँगा तब कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, और उसी बॉडी को जब मैं पुश करके मूव करूँगा तब कितनी ताकत लगानी पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग में अगर ताकत लगता है 15 न्यूटन और पुशिंग में अगर ताकत लगता है 30 न्यूटन, तो टेल मी आप क्या प्रेफर करोगे, पुल करना या पुश करना. डेफिनेटली हमको तो हमेशा कम ताकत लगानी है. कम ताकत लगानी है मतलब मैं क्या करूँगा, पुल करूँगा. अगर मान लो यहाँ पर ताकत लगा 15 न्यूटन और यहाँ पर ताकत लगा 5 न्यूटन, तब आप क्या करोगे, पुल करोगे या पुश करोगे. तब डेफिनेटली मैं पुश करूँगा. तो हम कौन से मेथड को बेटर मानेंगे, जहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय अस इज लेस. ठीक है, सो नाउ चलो ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग. जैसे अगर ये F है, ये F है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos 37, और ये क्या हो जाएगा, F sin 37. ठीक है, अब मैं बार बार वो ट्राइंगल नहीं बना रहा 37 53 वाला. टेल मी व्हाट इज cos ऑफ 37 का वैल्यू. cos ऑफ 37 होता है 4/5, राइट. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. cos ऑफ 37 के सामने होगा 3, तो cos ऑफ 37 इज व्हाट, 4/5. तो ये कितना हो गया, F 4/5, मतलब कितना, 4F/5. तो ये कितना हो गया, 4F/5. और वर्टिकली कितना है, F sin 37. sin 37 होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 3F/5. ऊपर ताकत लग रही है 3F/5, आगे ताकत लग रही है 4F/5. ये रिजॉल्व हो गया तो उसको कट कर लो.
ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे आएगा 50 न्यूटन का वेट। डेफिनेटली अगर ये बॉडी मूव हुआ तो आगे ही जाएगा, अगर ये आगे गया तो पीछे क्या आएगा, फ्रिक्शन। ये अगर आगे जाएगा तो पीछे क्या आएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ एस मैक्स विच इज़ इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस कितना है 0.3, मतलब कितना है 3/10 इंटू एन। एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, अच्छा मैं नॉर्मल रिएक्शन को 50 नहीं लिख सकता, आई एम सॉरी, दिस इज n प्लस 3f/5 इज इक्वल टू 50, है ना। चलो ठीक है, तो सिर्फ इसको एफ एस मैक्स लिखते हैं। टेल मी इफ़ यू वांट द बॉडी टू गो फॉरवर्ड, इफ़ यू वांट द बॉडी टू गो फॉरवर्ड, देखो इस बॉडी पे आगे क्या फोर्स लग रहा है 4f/5 और पीछे क्या है एफ एस मैक्स, राइट। आगे क्या फोर्स लग रहा है 4f/5 और पीछे क्या लग रहा है एफ एस मैक्स। तो जब 4f/5 एफ एस मैक्स जितना हो जाएगा तो बॉडी आगे मूव हो जाएगा। टेक्निकली देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो पीछे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो इसको जस्ट मूव करने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 20.001 न्यूटन, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा। हाँ अगर ये 20 है, तुमने 30 अप्लाई किया तो क्या होगा, अरे 30 पे तो मूव करेगा ही ना, 30 पे मूव भी करेगा, एक्सेलरेट भी करेगा। मुझे एक्सेलरेट नहीं करवाना, मुझे इसको जस्ट मूव करवाना है। तो जस्ट मूव मतलब क्या, अगर ये 20 तो ये कितना 20.001 न्यूटन। अब टेक्निकली 20.0001 और 20 ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा। तो 4f/5 इज व्हाट जस्ट इक्वल टू एफ एस मैक्स। एक्चुअली ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा, बट ठीक है वो बड़ा वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, इक्वल कर देता हूँ। तो 4f/5 इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो 4f/5, अब एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.3 मतलब 3/10। अब मुझे पहले क्या चाहिए होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 1 मुझे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन टेक्निकली आई मीन प्रैक्टिकली जब आप इस लेवल तक आ गए हो तो नॉर्मल रिएक्शन आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। जैसे कि इस बॉडी पे ऊपर कौन कौन है, ऊपर है n और ऊपर कौन है 3f/5 और नीचे कौन है 50, राइट। तो n प्लस 3f/5 इज इक्वल टू 50। तो n कितना हो गया, n कितना हो गया, कहने से 50 माइनस 3f/5, राइट। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे अगली बार, स्टेप्स बचेंगे, टाइम बचेगा। ओके इसको सॉल्व करना है एंड आई वांट टू सॉल्व सच दैट मुझे f की वैल्यू मिले। तो क्या करेंगे अभी, ये देखो LHS में क्या है 4f/5 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस इज, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जार 15 माइनस अगर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9f/50, राइट। इसको आप इधर लेकर आओ तो ये कितना हो जाएगा 4f/5 प्लस 9f/50 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 5 और 10 आपका एलसीएम कितना हो गया 50 ना, तो फिर ये कितना हो जाएगा टेल मी, ये हो जाएगा 40f प्लस 9f अपॉन एलसीएम 50 इज इक्वल टू 15। तो ये कितना हो जाएगा 49f इज इक्वल टू 750। तो f कितना है 750 अपॉन 49। इसको MCQ में अप्रॉक्सीमेट किया तो चलता है, कितना हो जाएगा, इट इज़ 49 को एज गुड एज 50 लिख सकते हो। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 15 न्यूटन। तो मतलब इस बॉडी को अगर पुल करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूटन की ताकत लगेगी, 15 न्यूटन की। अब देखता हूँ मैं उसी बॉडी को उसी फ्रिक्शन पे उसी फोर्स के साथ उसी एंगल पे अगर मैं पुश करता हूँ तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। इसको अगर आप रिजॉल्व करते हो तो ये रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये कितना है, ये आएगा f cos 37 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा f sin 37, ठीक है। ये कितना आ जाएगा f cos 37, वो कितना आ जाएगा, इसमें नीचे आएगा f sin 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 4f/5, राइट। cos 37 हो जाएगा 4/5। sin 37 होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा
3F/5, राइट। नाउ 5 kg मतलब नीचे फोर्स कितना है 50, और ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, तो ऊपर आएगा n, राइट। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा n, ओके। देन अगर आप देखते हो यहाँ पर, चलो ये बॉडी, अच्छा इसको फोर्स को रिजॉल्व कर लिया तो ये डॉटेड लाइन बन जाएगी, मतलब जिसको रिजॉल्व कर लिया उसको आप रब कर सकते हो। नाउ इफ यू लुक एट 5 kg बॉडी, 5 kg बॉडी इज बीइंग पुश्ड टू द राइट। अगर ये राइट में पुश हुआ है तो फोर्स किधर आएगा लेफ्ट में, और अगर फोर्स आया लेफ्ट में तो ये क्या आएगा, ये आएगा Fs मैक्स। ये क्या आएगा Fs मैक्स, मतलब फ्रिक्शन आएगा किधर लेफ्ट में। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को जब ये बराबर हो जाएगा तो ये बॉडी मूव करेगा। बराबर मतलब जस्ट ग्रेटर होता है, बट उसको हम लोग इक्वली मानते हैं। तो व्हाट विल आई कंसिडर यहाँ पर कि इस बॉडी को राइट में कौन पुश कर रहा है 4F/5, और ये किसके जितना होना चाहिए Fs मैक्स, और Fs मैक्स इज व्हाट टेल मी, Fs मैक्स तो ये कितना हो जाएगा 4F/5। Fs मैक्स मतलब क्या μsn, और n मतलब कितना नॉर्मल रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो ये बॉडी का ऊपर कितना है n, नीचे कौन कौन है पता है, नीचे दो लोग हैं, 50 भी नीचे और 3F/5 भी नीचे। अब ये बॉडी y एक्सिस पे तो इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि ना ये बॉडी ऐसा ऊपर उड़ेगा ना ये ग्राउंड तोड़ के नीचे घुसेगा। मतलब n ऊपर 3F/5 नीचे 50 भी नीचे, तो कहना है इसे n = 3F/5 + 50, राइट। तो Fs मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है टेल मी, इज इक्वल टू μsn, और n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 3F/5 + 50, राइट। 3F/5 + 50। सो व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा 4F/5 = μs। μs मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3। 0.3 मतलब कितना 3/10, एंड ये कितना है 3F/5 + 50। सो दिस इज 4F/5। इसको अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 9F/50, और अगर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 3 × 50 150, राइट। 3 × 50 is 150/10। This is as good as what, this and this getting cut, right? This and this is getting cut। तो अगर आपने इसको इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा 4F/5 - 9F/50 is equal to 15। अगेन योर LCM is 50, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट टेल मी 40F - 9F अपॉन LCM is 50 which is 15। 40 - 9 is what 31F इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 750। तो अब आपका F कितना होगा 750 अपॉन 31, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 31 को आप यू कैन जस्ट राइट इट एज 30। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, एंड आपका F कितना हो गया 75/30 मतलब कितना 75/3 मतलब कितना 25 न्यूटन। सो एक चीज़ समझो, जब आपने इसको पुल किया तो आपको कितने ताकत की ज़रूरत है, सिर्फ 15 न्यूटन की ताकत की ज़रूरत है। बट व्हेन द सेम बॉडी एट द सेम एंगल विद द सेम फ्रिक्शन विद द सेम मास, अगर आपने उसको पुश किया तो आपको 25 न्यूटन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताओ यू एज अ यूज़र आप क्या पसंद करोगे, व्हाट वुड यू वांट टू हैव। क्या आप उस बॉडी को 15 न्यूटन से पुल करके मूव करना पसंद करोगे या 25 न्यूटन से पुश करके मूव करना पसंद करोगे। डेफिनेटली मैं तो हमेशा वही चाहूँगा जिसमें मेरी ताकत सबसे कम लगे, और मेरी ताकत सबसे कम किस में लगेगी 15 न्यूटन पे। तो व्हाट इज़ बेटर, पुलिंग और पुशिंग। सो मेक अ नोट आफ्टर। इसको थियोरेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, बट नंबर्स ले लिया तो समझना ईजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे पुशिंग इज़ बेटर और पुलिंग इज़ बेटर। द आंसर इज़ व्हाट, ऑलवेज पुलिंग इज़ बेटर देन पुशिंग। ओके, ऑलवेज व्हाट, पुलिंग इज़ बेटर देन पुशिंग। ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। जो भी आज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, जो भी आगे इसमें देखो थियरी जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो भी आगे हमने एग्जाम्पल्स देखे, अगर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आप इसके MCQs को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है।
So that is all for today's lecture. When we meet in the next lecture, we are just going to discuss the MCQs. MCQs will take approximately 2 lectures, which will complete our friction in solids.